नमस्ते छात्रों। कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान से अर्थशास्त्र का पहला पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो इस पालमपुर गांव की कहानी पाठ को लेकर के हम आए हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से हमको ये समझना है कि किस प्रकार से हम उत्पादन करेंगे, कैसे उत्पादन करते हैं, उत्पादन के क्या साधन होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इस पालमपुर गांव कहानी को पढ़ेंगे। यह एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, उत्पादन के साधनों को समझने के लिए यह एक मात्र कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी में। ठीक है, पालमपुर का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, पालमपुर गांव का परिचय पढ़ेंगे कि गांव किस प्रकार का है, कैसा है, वहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम देखें, पालमपुर जो गांव है वो पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूरी, दिखाना ये 3 किलोमीटर दूरी पे एक बड़ा गांव है। ठीक है, उसका नाम है रायगंज, यानी एक शहर जैसा है। कौन सा है पालमपुर की कहानी से 3 किलोमीटर दूरी? रायगंज। अब एक रायगंज से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव है साहेबपुर। कौन सा है? साहेबपुर। ये मतलब इन गांवों को जाने के लिए पालमपुर से पक्की सड़कें हैं। और अब इस गांव का देखिए, हमें पता चल गया कि कौन सा शहर है इसके बगल में और कौन सा एक गांव है। ठीक है, साहेबपुर में ज़्यादातर व्यापारी रहते हैं और पालमपुर में ज़्यादा किसान रहते हैं। ये एक शहर है तो इसमें सभी लोग रहते हैं। अब हम आगे देखें, पालमपुर गांव में परिवार, तो यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं। यहाँ पर कितने परिवार? 450 परिवार रहते हैं। अब इसमें देखें, हम उच्च जाति के रहते हैं 80 परिवार, यानी जो कि धनी हैं। इनके जो मकान बने हैं पक्के हैं, सीमेंट के हैं। ठीक है, इनके मकान पक्के हैं। फिर हैं अनुसूचित निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उनकी संख्या है 1/3, यानी 150, यानी 450 का 1/3 150 परिवार हैं। बाकी परिवार हैं मंझोले, यानी मध्य के हैं। ठीक है, और यहाँ पर किसान जो रहते हैं 3 प्रकार से रहते हैं: बड़े किसान, मझोले किसान और छोटे किसान। बड़े किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, मझोले किसानों के पास 5 एकड़ तक भूमि है और छोटे किसानों के पास 5 एकड़ से कम, यानी 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसे भूमि है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रकार की भूमि भी नहीं है, यानी उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है भूमिहीन परिवार। अब हम देखेंगे गांव में क्या क्या व्यवस्था है पालमपुर में। तो पालमपुर में हम व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ पे बिजली है, जो कि पहले बिजली वहाँ पे नहीं थी। ये बिजली कब आई? जब गांव में हरित क्रांति हुई, मतलब हर जगह में हरित क्रांति हुई लगभग 1960 के बाद, तो वहाँ पे बिजली भी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराएगी। वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था भी है। किसकी व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था भी वहाँ पे है। अब वहाँ पे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है और एक वहाँ पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और वहाँ पे एक निजी औषधालय, यानी दवाइयों के लिए एक औषधालय भी खुला हुआ है। तो ये थी हमारे पालमपुर की स्थिति कि किस प्रकार का हमारा पालमपुर है। ठीक है, पालमपुर का ये परिचय रहा। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन का संगठन। ठीक है, तो उत्पादन के तत्व को पढ़ेंगे, तो कि उत्पादन के लिए के कौन कौन से संसाधन हैं, उत्पादन के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और पालमपुर में है कि ना। तो देखें हम पहले नंबर भूमि और प्राकृतिक संसाधन, यानी किसी भी वस्तु का अगर हमें उत्पादन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? भूमि की और प्राकृतिक संसाधन की। यानी कोई भी उत्पादन करना है तो भूमि के बिना और प्राकृतिक संसाधनों के बिना उनका उत्पादन नहीं होगा।
अब इसके बाद दूसरे नंबर आवश्यकता होती है हमें श्रम शक्ति की। यानी अगर कोई भी उत्पादन करना है तो हमें श्रम की भी आवश्यकता, यानी मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब तक कोई भी व्यक्ति उस पर काम नहीं करेगा तब तक स्वयं किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इसमें हमें श्रमों की दो प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। एक तो है ऐसे मतलब नॉर्मल श्रम, मतलब कोई भी व्यक्ति, और एक हमें प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई कंप्यूटर पर काम करना है तो उसमें कोई पढ़ा लिखा नॉर्मल व्यक्ति तो काम कर नहीं पाएगा। कौन कर पाएगा? प्रशिक्षित, जो प्रशिक्षण लिए हो, यानी जो सीखा हो, जो जानता हो। जैसे मशीनों का कुछ काम करना है तो उस पर भी कौन कर सकता है? प्रशिक्षित व्यक्ति ही काम कर सकता है। तो दो उत्पादन के साधन ये। अब तीसरा हम पढ़ेंगे भौतिक पूंजी, यानी उत्पादन में हमें पूंजी की भी आवश्यकता होती है। सभी को पता है बिना पैसे रुपये माल से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, इसको याद रखें। कौन कौन सी? कार्यशील पूंजी और एक स्थायी पूंजी। कार्यशील पूंजी में कच्चा माल, नगद और धनराशि। ठीक है, कच्चा माल, नगद, धनराशि, जिनका आदान प्रदान होता रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये कार्यशील पूंजी है। अब एक होती है स्थायी पूंजी। तो स्थायी पूंजी में जैसे औजार, हथियार हैं, ठीक है, जो भी आवश्यकता जिसकी पड़ती है, मशीनों की, मशीनें हैं, भवन हैं, ये होते हैं कौन से? स्थायी पूंजी होती है। अब चौथा तथ्य है जो जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है वो है मानव पूंजी। यानी मानव पूंजी की भी आवश्यकता, यानी मानव का कुशल। ठीक है, मानव का कुशल, कितनी क्षमता है कार्य करने की, इन क्षमताओं की भी आवश्यकता हमें पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति में काम करने की क्षमता नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है। तो हमें इन संसाधनों की आवश्यकता होती है। भूमि, प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति, उत्पादन, और फिर कार्यशील पूंजी, भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी। ठीक है, जो है भौतिक पूंजी में कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी, ये की आवश्यकता, एक मानव पूंजी। तो इन चार संसाधनों की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। तो ये हो गए उत्पादन के साधन। ठीक है, तो हम दो चीज़ पढ़ चुके, पालमपुर गांव का परिचय और एक पढ़ चुके हम उत्पादन का संगठन। अब हम नेक्स्ट जो हेडिंग है, इस नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ेंगे पालमपुर में खेती। किसे पढ़ेंगे हम? पालमपुर में खेती। तो यानी खेती में, पालमपुर की खेती में, अब इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे भूमि स्थिर है। तो ये तो सभी को पता ही है, होना चाहिए पता, कि भूमि कैसी होती है? स्थिर। न इसका विकास कर सकते हैं, पृथ्वी जितनी है इतनी ही रहेगी, इसको बढ़ाया तो जा नहीं सकता है। हम अपने खेत का आकार बढ़ा सकते हैं लेकिन इस सारी पृथ्वी को नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी भूमि कैसी है? स्थिर। इस पर हम देखें कि जनसंख्या का विकास, किसका? जनसंख्या का विकास हो रहा है ना, जनसंख्या का विकास। लेकिन भूमि कितनी है? जितनी पहले थी उतनी ही है। तो यानी सबसे पहले कहने का उद्देश्य कि हमें इस भूमि का उपयोग बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। अब हम आगे इसमें देखेंगे 75% लोग किसान श्रमिक हैं। यानी पालमपुर में रहने वाले जो लोग हैं 450 में से इनका 75%, कितना? 75% लोग यहाँ पर किसान श्रमिक हैं, यानी खेतों में काम करने वाले हैं। उन्नीस 1960 में विस्तार किया गया, यानी भूमि पहले कम भूमि थी, लेकिन 1960 में इस भूमि में विकास किया गया। क्या किया गया? विकास। क्योंकि पहले जो जुताई की जाती थी वो हर बैलों से की जाती थी और जनसंख्या कम थी तो उतने से ही काम चला लिया जाता था। लेकिन हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति के बाद लोगों ने अधिक से अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखी, ठीक है, उद्देश्य रखा, तो उन्होंने इस भूमि में विस्तार कर दिया।
बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बना दिया गया। वहाँ पे जो भी बंजर भूमि डली थी, पड़ी थी, जिन पे कृषि की ही नहीं जाती थी, ऐसे ही डली रहती थी, उस भूमि को भी इन्होंने कृषि योग्य बना लिया। किसने? पालमपुर के लोगों ने। कब? 1960 के बाद। 1960 के पहले तो कम खेती की जाती थी वहाँ पे, ठीक है, लेकिन जैसे 1960 हुआ तो 1960 के बाद उन्होंने भूमि को कृषि योग्य बना लिया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं, जो कि है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। यानी जो वो भूमि है, ठीक है, स्थिर है भूमि, स्थिर तो है, भूमि तो बढ़ेगी नहीं, फिर भी क्या हम उस पर अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं, अधिक से अधिक अनाज उगा सकते हैं? ये भी कोई विधि है। तो देखेंगे, हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पालमपुर में क्या किया जाता था? वहाँ पे 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। पालमपुर में बोई जाने वाली फसलें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक रबी की फसल। अब रबी की फसल तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें मटर, चना, मसूर, गेहूँ, सरसों, ठीक है, जिसे हम राई कहते हैं, तो ये आती है रबी की फसलों में। तो ये हो गई किसकी फसल? रबी की फसल, जो जाड़ों में बोई जाती है। अब ये को होती है खरीफ की फसल। यानी खरीफ की फसल जानते हो? उड़दा, मूंग, सोयाबीन, तिलहन, मक्का, ये आती है किसमें? खरीफ की फसल, जो बरसात के मौसम में बोई जाती है। ये फसल कौन सी हो गई? खरीफ की। फिर एक होती है जायद की फसल। कौन सी होती है? जायद की फसल। यानी इस जायद की फसल को गर्मियों के मौसम में बोया जाता है। इसमें हरी सब्जियां आती हैं, तरबूज, खरबूज आते हैं। तो यानी पालमपुर में ये 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और ये अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन करने लगे। अब किस प्रकार से करने लगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी अभी बताते हैं हम कि जब 1960 के बाद हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाई। क्योंकि जो पहले बोया जाता था वह अनाज वो लोग पहले बैलगाड़ी से, हर बैल से, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बखर, तो पहले वो करते थे जो खेती, वो हल से करते थे। किससे करते थे? हल से। लेकिन जब हरित क्रांति हुई तो क्या ये लोग जो कृषि योग्य मशीनें बनाई गई नवीन, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो मशीनें बनाई गई, उन मशीनों का प्रयोग ये लोग करने लगे। पहले हर बैल से खेती करते थे, अब वैज्ञानिक पद्धति से जो मशीनें बनाई गई उनका। पहले जो बीजों का प्रयोग करते थे, वो पहले जो फसल उगाई जाती थी उसी को रख लेते थे, परंपरागत बीज को रख लेते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद ये लोग HVI के बीजों को, उन्नत किस्म के बीजों को बोने लगे। और बिजली की व्यवस्था हुई तो सिंचाई भी समय समय से होने लगी, तो इनकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। अब देखेंगे हम जो इनको छोटे छोटे जो किसान थे, वो तो अपना खर्चे चलाने के लिए ही अनाज उगा पाते थे, अपने पूरे वर्ष का खाने पीने के लिए। लेकिन जो बड़े किसान थे वो अधिक से अधिक अनाज प्राप्त करते थे। तो इस अधिक से अधिक अनाज को वो कहाँ बेच लेते थे? उनका बेचने का स्थान था जो एक पालमपुर से 3 किलोमीटर बड़ा गांव था, यानी शहर था, रायगंज। तो इसी रायगंज में एक मंडी थी, इसी मंडी में ये लोग बेचा करते थे अनाज। यहाँ पर गन्ने की खेती भी करते थे कुछ लोग, गन्ने की खेती भी यहाँ पर की जाती थी। और इस गन्ने की खेती से वहाँ पर गुड़ बनाया जाता था। गुड़ बनाते थे, जो मिल मालिक होते थे वो गुड़ बनाते थे, और गुड़ बना करके वो शाहपुर में जो व्यापारी रहते थे उन व्यापारियों को बेचते थे। अब ये लोग गुड़ बनाते थे तो यहाँ पर जो भूमिहीन थे या जिनकी कम भूमि थी वो टाइम निकाल करके इन मिलों पर काम करते थे, उन्हें रोजगार भी दिया जाता था। यहाँ सिंचाई की भी बेहतर व्यवस्था थी क्योंकि बिजली आ गई थी, बिजली से यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई थी।
देखिए हम अब 1960 के पहले, मैंने बताया ना हरित क्रांति के पहले कि खेती करने के साधन क्या थे। यहाँ पर गाय के गोबर की खाद डालते थे, पारंपरिक बीज डालते थे और हल से खेती करते थे, तो पैदावार कम होती थी। लेकिन जब हरित क्रांति हुई तो 1960 के बाद ये लोग देखिए क्या क्या होने लगे। यहाँ पे मैंने लिखा हरित क्रांति, तो हरित क्रांति HIV के बीज बोने लगे। कौन से? HIV यानी उन्नत किस्म के बीज। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और सिंचाई, ये टाइम टाइम से होने लगा। अच्छी दवाइयाँ, रासायनिक खाद, HIV उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा। इस कारण से उनकी पैदावार बढ़ गई। जो 1960 के पहले वहाँ पे उपज होती थी वो 1 हेक्टेयर में, यानी प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में कितना? 2.5 एकड़ होता है। तो 2.5 एकड़ में पहले वहाँ पर जो पैदावार होती थी वो होती थी 1300 किलोग्राम, यानी 13 क्विंटल। लेकिन हरित क्रांति के बाद वहाँ पर जो उपज हुई वो बढ़ कर के हुई 3200, यानी 32 क्विंटल प्रति एकड़। तो ये समझे हम वहाँ की उपज कितनी थी, किस प्रकार से हम पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया। हरित क्रांति के बाद क्या क्या उपयोग होने लगा खेती में और पहले क्या होता था। अब हम पढ़ेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। इसका मतलब कि जो 1960 के बाद खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए साधनों का प्रयोग करने लगे, इनको धारण कर पाएगी, जमीन झेल पाएगी, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सोचेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाइयों का, इनका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो वास्तव में हमारी भूमि इनको धारण नहीं कर पाएगी, इनको सहन नहीं कर पाएगी। एक ना एक दिन हमारी हमारे भूमि में जो मिट्टी है उसकी उत्पादन करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो हम लोग सोचते हैं। तो चलो पढ़ेंगे हम। हरित क्रांति से उपज में वृद्धि तो हुई है, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता कम हो रही है। ठीक है, उत्पादकता क्या होती जा रही है? कम। ज़्यादा से ज़्यादा खाद कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो उत्पादकता तो कम होगी, तो ये तो हानि हो ही रही है, तो मतलब धारण तो नहीं कर पाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल का प्रयोग हो रहा है, ये तो ऐसे अनेक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी हो रहा है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि किस प्रकार से कौन कौन सी फसलें उगाते हैं पालमपुर में, कितनी पैदावार, क्या क्या उनमें प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा इस पर भी नज़र डालते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि पालमपुर में किसानों में भूमि का वितरण, किस प्रकार से भूमि का वितरण है, वहाँ पर कैसे कैसे बांटेंगे। तो अभी पहले हम लोग परिचय में पढ़ चुके थे कि पालमपुर में कुल कितने परिवार हैं? 450 परिवार हैं। कितने हैं? 450 परिवार। अब इन 450 परिवार में भूमिहीन परिवार का मतलब जिनके पास भूमि ही नहीं है, बिना भूमि के हैं, वो है 150 परिवार। कितने हैं? 150 परिवार। अब इसके बाद देखेंगे हम 2 हेक्टेयर भूमि वाले। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 250, जबकि 200 यहाँ पे 40 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 240 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसे 200 हम लोग 40 कर लेंगे। तो जो 2 हेक्टेयर भूमि वाले हैं परिवार हैं वो हैं 240। अब इसके बाद देखें हम अधिक भूमि वाले परिवार, यानी 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि धनी परिवार हैं, लगभग 60 परिवार। कितने हैं? 60 परिवार हैं। आधे से ज़्यादा जिनकी मतलब मानेंगे जो कि पालमपुर में जितनी पूरी भूमि है उस भूमि की आधी से कम तो है इन 250 परिवार वालों में, और ये 60 परिवार वाले हैं वहाँ की आधे से ज़्यादा भूमि के मालिक हैं ये लोग। सोचो, इन 60 लोगों के पास आधे से ज़्यादा वहाँ की भूमि है
इन 250 लोगों के पास वहाँ की कुल भूमि का आधे से कम है। चलो ठीक है, अब ये भी पढ़ लिया। अब जो इन लोगों के पास भूमि है, इन भूमि पर काम कौन करता है, यानी श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। यानी छोटे किसान, मझोले किसान, बड़े किसान हैं, तो इनके खेतों में काम करने के लिए इनकी भूमि पर कौन काम करता है, इनकी व्यवस्था कहाँ से होती है काम करने वालों की। तो अब आप सोचिए पहले तो कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम भूमि है, वो तो खुद उनके परिवार वाले ही काम कर लेते होंगे, उनको तो मजदूर लगाने की आवश्यकता है नहीं है, तो वो तो स्वयं कर लेते हैं। मझोले किसान भी कर लेते होंगे, उनको एक दो मजदूर लगाने की आवश्यकता होती होगी। अब जो बड़े किसान हैं वो तो स्वयं करते नहीं होंगे, अब सोचिए कि वो कहाँ से व्यवस्था करते होंगे। तो आप यही सोच रहे होंगे कि वो मजदूर लगाते होंगे। अब ये मजदूर आते कहाँ से होंगे, यानी जो उस पालमपुर में रहने वाले छोटे परिवार वाले हैं, यानी जिनके पास कम भूमि है और जिनके पास भूमि नहीं है, वो लोग बड़े किसानों के यहाँ पर क्या करते थे, काम करते होंगे। यानी जो छोटे किसान हैं वो अपने खेतों पर जल्दी से काम करने के बाद, खाली होने के बाद, इन किसानों के यहाँ, बड़े किसानों के यहाँ काम करते होंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं। उत्पादन का दूसरा बड़ा साधन, उत्पादन के लिए दूसरा बड़ा साधन किसकी आवश्यकता होती है, श्रम। चलो ठीक है, छोटे किसान श्रम की व्यवस्था स्वयं करते हैं। छोटे किसान क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। अब देखें हम बड़े किसान, जो बड़े किसान हैं वह श्रम के लिए कृषि श्रमिक का सहारा लेते हैं, यानी खेतों पे काम करने वाले श्रमिकों का ये लोग सहारा लेते हैं। अब हम बात करते हैं पालमपुर के श्रमिकों की, मजदूरी की। तो वहाँ पर जो सरकार के द्वारा मजदूरी तय की गई थी, वो मजदूरी थी 300 रुपये। कितनी थी बच्चों, 300 रुपये थी। लेकिन वहाँ के जो भूमिपति थे, यानी बड़े किसान थे, वो सिर्फ श्रमिकों के लिए कितना देते थे, 160 रुपये। अब ये 160 रुपये देने का कारण क्या था, ये 160 रुपये देने का कारण ये था कि वहाँ पे पालमपुर में मजदूर अधिक थे, यानी 150 परिवार तो ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं थी और 250 परिवार ऐसे थे जिनके पास कम भूमि थी, तो बहुत लोग थे। तो ये कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, यानी मजदूर ज़्यादा थे, मजदूरी कम थी, इसलिए लोग एक दूसरे से कम पैसे में काम करने के लिए तैयार थे, इसीलिए वहाँ पे 160 रुपये मजदूरी थी। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ने के बाद समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इससे अगले भाग को पढ़ाएंगे, आगे हम दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हम इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर भी देंगे, उन क्वेश्चनों को, ठीक है, क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को आपको अपनी कॉपी पे मैं आंसर से लिख करके फिर फेयर ही बनाना है और इनको स्कूल के ग्रुप पे भेज देना है। नमस्ते छात्रों, अब हम अगला वीडियो लाएंगे, उसको आप लोग देखना।